तो विपक्षी गठबंधन की जो बैठक आज होने वाली थी, अब वो 17 तारीख को होगी। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है और इसी तरह से विपक्षी गठबंधन के कई बड़े नेता जो हैं इस बैठक में शिरकत नहीं कर पाएंगे। मगर कुछ घटनाक्रम पर आपको निगाह डालनी पड़ेगी, जिससे इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर कई सवाल पैदा खड़े हो रहे हैं। सबसे पहली बात, जिस हार का सामना कांग्रेस को 3 बड़े राज्यों में करना पड़ रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इसका सीधा असर कांग्रेस के आत्मविश्वास पर पड़ा है। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि अब राहुल गांधी का क्या भविष्य होगा। राहुल गांधी 1 या 2 दिन के अंदर विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं, मगर उनके विदेश यात्रा पर जाने से पहले ही गोदी मीडिया ने उनके खिलाफ झूठा प्रचार चलाना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी तुरंत जो है विदेश पहुंच गए। मगर वो विदेश जा रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी राजनीति को लेकर गंभीर हैं। जब मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो आपको 2 चेहरों पर गौर करना पड़ेगा। चेहरा नंबर 1 ममता बनर्जी, चेहरा नंबर 2 नीतीश कुमार। आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि इन दोनों पार्टी के नेता इस वक्त क्या कह रहे हैं, और खासतौर से जिस हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। अगर इन राज्यों में कांग्रेस जीत जाती तो यकीनन राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के अनडिस्प्यूटेड, निर्विरोध नेता चुने जाते। मगर जैसे ही इस हार की खबर सामने आती है, तो अहम बयान आते हैं दोनों पार्टी के नेताओं की तरफ से। सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बयान लगातार आ रहा है कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं। नीतीश कुमार ने अपने सुशासन के झंडे बिहार में गाड़े। उन्होंने कास्ट इंजीनियरिंग में भी खूबसूरत किरदार निभाया। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इंडिया गठबंधन से नेता बन सकता है, तो सिर्फ नीतीश कुमार बन सकता है। तो पहले तो जब यह बयान आया तो लोग ये कहने लगे कि नीतीश कुमार जानबूझकर इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं जा रहे, वो एक किस्म की बगावत है, वो कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मगर फिर वो पत्रकारों के सामने आते हैं और बयान देते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत नासाज है, इस वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूं। जो चुनौती इस वक्त सामने आई है, यानी कि जो हार सामने उभर कर आई है, उसको लेकर सबको एक साथ मुकाबला करने की जरूरत है। अब हम अलग अलग जुबान में, लहजे में बात नहीं कर सकते। तो नीतीश ने तो स्पष्ट कर दिया कि वो कोप भवन में नहीं है और वो बगावत नहीं कर रहे हैं। मगर उनकी पार्टी की तरफ से आवाज लगातार उठ रही कि अगर प्रधानमंत्री पद के लिए कोई दावेदार है तो वो नीतीश कुमार है। उसी तरह से ममता बनर्जी की टीएमसी की तरफ से भी यह आवाज लगातार उठ रही है कि अगर कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार है तो ममता बनर्जी है। मेरा सवाल इन दोनों गठबंधनों से या दोनों पार्टियों से, इनफैक्ट इंडिया गठबंधन से मेरा यह सवाल, अरे भाई, अभी तो बारात भी नहीं लगी। जी हां, बारात भी नहीं लगी, तो फिर दुल्हन के पास पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। बारात सजी नहीं और लोग सड़क पर नाचने आ गए। अभी तो ढोल धमाका होगा, बारात चलेगी, फिर नाचिएगा और फिर दुल्हन के सपने देखिएगा। खासकर वो जो घोड़ी पर बैठा है, अभी से प्रधानमंत्री बनने के सपने देखे जा रहे हैं और पार्टी की तरफ से इस तरह से बयान आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इस वक्त जहां तक नीतियों की बात है, जहां तक आपसी तालमेल की बात है, जहां तक आपसी सामंजस्य की बात है, इंडिया गठबंधन इस वक्त बहुत दूर है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो यह ना भूलें, बीजेपी एक चुनाव जीतने की मशीन है। वो चुनाव साम दाम दंड भेद से जीतती है। एक चुनाव खत्म नहीं होता, वो दूसरे चुनाव में लग जाते हैं और उन्हें साथ मिलता है गोदी मीडिया का। गोदी मीडिया किस तरह से पिछले 2 दिनों से प्रधानमंत्री के बयान को लेकर प्रचार चला रहा है, आप सब जानते हैं दोस्तों। यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष को नफरत से बाज आना चाहिए। प्रधानमंत्री के उस बयान को तरजीह दी जा रही है कि विपक्ष जो है वो बांटने का काम करता है। अगर विपक्ष बांटने का काम करता है, तो कृपया यह बताने का कष्ट करें कि टी राजा सिंह किस पार्टी के विधायक हैं। यह बतलाने का प्रयास करें कि बाल मुकुंद आचार्य राजस्थान में किस पार्टी के विधायक हैं।
और स्वयं प्रधानमंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के ऐसे ढेरों बयान हैं, चाहे 80% बनाम, चाहे विपक्ष की तुलना आतंकवादी से करना, चाहे कांग्रेस को फांसी पे चढ़ाना, ये तमाम हिंसक बयान हैं और ये बयान इन 3 बड़े नेताओं ने दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह। तो इसीलिए जब विपक्ष पर हमला किया जाता है नफरत को लेकर, तो भाजपा को अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। मगर इस मुद्दे को मैं इसलिए उठा रहा हूं दोस्तों कि एक तरफ इंडिया गठबंधन में बंटवारा हम साफ तौर पर देख रहे हैं, दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है इन 3 राज्यों के बाद राहुल गांधी का आत्मविश्वास जो है वो नीचे चला गया है। उन्हें एक और भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत पड़ेगी। मगर सवाल यह कि क्या वो भारत जोड़ो यात्रा उन्हें एक बार फिर राजनीतिक बुलंदी पर पहुंचा पाएगा? क्योंकि इस वक्त भाजपा एक ऐसी मशीनरी बन गई है, एक ऐसी मशीन बन गई है जिसकी नजर जीत की तरफ होती है और वहां वो बढ़ता है, उसे पूरा सिस्टम सपोर्ट करता है। इसीलिए इंडिया गठबंधन की चुनौती हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। चुनावों में इस वक्त 1 साल से कम का समय रह गया है। देश की जनता चाहती है कि वैकल्पिक नीतियों को लेकर किस तरह का प्लान है इंडिया गठबंधन के पास, मगर ऐसा कोई प्लान हमारे सामने उभर कर नहीं आया है। छिटपुट बातें होती हैं, कभी जातीय जनगणना की बात होती है, कभी नौकरियों की बात होती है, कभी किसानों की बात होती है, मगर इन तमाम पहलुओं को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी कि एक साझा कार्यक्रम में पिरोने का कोई प्रयास नहीं हो रहा। यह है चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने। अगर 17 तारीख तक यह बैठक मुलतवी हो गई है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक नेता की तबीयत खराब है या एक नेता आना नहीं चाहता, इसलिए भी कि आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के अंदर सामंजस्य की कमी है और एक हार ने उसे हिला दिया है। मगर मैं जानता हूं आपके जहन में यह सवाल होगा कि क्या यह हार आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन, कांग्रेस या राहुल गांधी को ऐसा प्रेरित कर सकती है कि वो पासा पलट दे, बाजी पलट दे? तो एक छोटी सी संभावना है और मैं आपको बताता हूं कैसे। दोस्तों, कांग्रेस के नेताओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है अहंकार। आप इनके तमाम नेताओं को देखिए। मध्य प्रदेश में ये जो चुनाव हारे हैं क्योंकि रहस्यमय तरीके से कमलनाथ ने आखिरी 2-3 महीने में सहयोग देना बंद कर दिया था। वो चुनावी रैलियों में भी नहीं जा रहे थे, बहुत कम चुनावी रैलियों में जा रहे थे। वो जमीन पर रिसोर्सेज नहीं लगा रहे थे और इस बात को लेकर जबरदस्त असमंजस था पार्टी नेतृत्व में कि कमलनाथ ये क्या कर रहे हैं। तो यह रहस्य तो बना हुआ है, मगर इसके जरिए यह भी पता चलता है कि कमलनाथ किस तरह के अहंकारी नेता है। वही अहंकार हम दिग्विजय सिंह में देखते हैं और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं में वही अहंकार दिखाई देता है। इस हार ने कांग्रेस के अहंकार की कमर तोड़ दी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपने अहंकार से बाज आएगी और अपने जो गठबंधन के बाकी सहयोगी हैं उनके साथ सलीके से बात करेगी, क्योंकि इससे पहले भी कई चुनाव हुए दोस्तों और कांग्रेस के अहंकार की कीमत उन राज्यों के चुनावों में उनके जो वरिष्ठ सहयोगी हैं उन्हें चुकानी पड़ी है। चाहे वो एक जमाने में उत्तर प्रदेश हो 2016 में या फिर बिहार के चुनाव हो, क्योंकि अब भी कांग्रेस को ऐसा मुगालता है कि वो 2014 से पहली वाली कांग्रेस है या 80 के दशक वाली कांग्रेस है, जबकि जमाना गुजर चुका है। अब आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा है, अमित शाह की सोच है, एजेंसीज हैं, गोदी मीडिया है। जयराम रमेश अभी एक बयान दे रहे थे कि भाई 20 साल पहले देखिए इसी तरह से हम सब राज्य हार गए थे दिल्ली को छोड़ के, मगर फिर हम चुनाव जीत गए 2002-2003 में। 20 साल पहले गोदी मीडिया नहीं था, एजेंसीज नहीं थी। सबसे बड़ी बात, 20 साल पहले मोदी नहीं थे, अमित शाह नहीं थे, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो राजनीति में शुचिता में विश्वास करते थे, सभ्य अंदाज में राजनीति किया करते थे, सामदाम दंड भेद से अपने विरोधियों को कुचलते नहीं थे। अब हालात बदल गए हैं, इसीलिए अगर अभी भी जयराम रमेश को 20 साल पहले की याद आ रही है तो मुझे आप पर दया आती है। बहरहाल पार्टी के कई प्रवक्ता
उनके साथ भी यही दिक्कत है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस वक्त जमीनी हकीकत को देखकर, हालात को देखकर खुद में परिवर्तन लाइए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह देश एक लोकतंत्र है और एक लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता दोस्तों। इसीलिए कांग्रेस को कम से कम अपने विपक्ष की जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। हो सकता है आप 2024 ना जीतें, अभी जो हालात हैं यह जीत नामुमकिन है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी जीत गई है, क्योंकि मैं जानता हूं बीजेपी ने सिस्टम को हैक कर दिया है। चाहे गोदी मीडिया के जरिए जनता को ब्रेन वॉश करना हो, चाहे सिस्टम के जरिए, एजेंसीज के जरिए, अदालतों के जरिए, चुनाव आयोग के जरिए अपने पक्ष में हालात करने हो, तो आप तो पहले ही इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। ऊपर से अगर आप अपनी गलतियों पर विचार नहीं करेंगे तो माफ कीजिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में 50 सीटें भी नहीं मिलने वाली हैं। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। अहंकार छोड़िए, जमीनी हकीकत को पहचानिए। आपकी लड़ाई में आंदोलन का तेज होना चाहिए, आंदोलन का जुनून होना चाहिए, मगर उसकी कमी दिखाई दे रही है। अपने निजी स्वार्थों से उठिए, राज्यों में अपनी औकात को पहचानिए। क्षमा कीजिएगा, कड़ा शब्द है, मगर यही शब्द होना भी चाहिए। राज्यों में अपनी हैसियत को पहचानिए और फिर यह लड़ाई लड़िए। क्या यह सब कांग्रेस कर पाएगी? क्या राहुल गांधी आने वाले दिनों में कड़े कदम उठाएंगे? क्या मल्लिकार्जुन, सचिन पायलट, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह इन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे उनके असहयोग के लिए? ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब दिए जाने बाकी हैं, मगर अब तक नहीं मिले हैं। मगर कांग्रेस का एक अंदाज रहा है, चीजों को चलने दो, ऑल इज वेल। वो 3 इडियट्स का वो जो डायलॉग है, ऑल इज वेल से चलता है। मगर अब वैसा नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा कि एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काल में आपने सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ के चलते, अपने अहंकार के चलते एक सार्थक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। और यह नसीहत सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, यह नसीहत ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र से आने वाली तमाम पार्टियां, इन सब के लिए है। अहंकार त्यागिए और एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाइए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।